हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 4.4 को और न्यूटन का गति का तृतीय नियम। सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण 4.4 की। देखिए उदाहरण 4.4 में कहा गया है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो 12 मीटर पर सेकंड है में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि कोई बल्लेबाज है, मान लो यहाँ पे कोई बल्लेबाज है हमारे पास, और इस बल्लेबाज में एक गेंद थी यहाँ पे। वो गेंद जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, और जो बल्लेबाज है वह उस गेंद को उसी डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी से, सॉरी उस डायरेक्शन में नहीं, मतलब बॉल के डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस हिट कर देता है बॉल को। यानी कि जो बॉल जिस वेग से इस बल्ले पर आ रही थी वो वेग कितना था, वो था 12 मीटर पर सेकेंड। इस बल्लेबाज ने उसी वेलोसिटी से यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड से ही वापस उस गेंद को भेज दिया है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे। यदि गेंद की सहती 0.15 kg है, सहती मतलब उसका द्रव्यमान, उसका मास, तो हमें बताना है कि गेंद को दिया गया आवेग कितना है। यानी हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स। हमें यहाँ पे इम्पल्स को फाइंड आउट करना है। गन जो गेंद है उसकी गति कैसी है, रेखिक है, बिल्कुल लीनियर जो है मोशन यहाँ पे कर रही है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है आरंभिक चाल। आरंभिक चाल हमें गिवन है, और जो अंतिम चाल होने वाली है वो कितनी होगी, ऑफ कोर्स वो भी 12 मीटर पर सेकंड होगी, बस डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है यहाँ पे मास, उस गेंद का मास में दे रखा है, और हमें निकालना है पी, सॉरी हमें निकालना है आवेग। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवेग। तो हमने पिछले ही लेक्चर में आवेग को भी स्टडी कर लिया था कि आवेग क्या होता है, और आवेग का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे डिराइव, मतलब हमने पता किया था क्या होता है। तो उसी फॉर्मूले को लगाते हुए आपको ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना है। आप पहले से खुद करने की कोशिश कीजिए और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि आवेग क्या होता है। आवेग मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, यानी डेल पी। आवेग मतलब होता है डेल पी, यानी संवेग में परिवर्तन को ही हम आवेग कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें पता है कि जो संवेग परिवर्तन ही आवेग होता है। तो संवेग परिवर्तन मतलब क्या हुआ, यानी कि डेल पी बराबर हो जाएगा हमारे पास अंतिम अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी कि अंतिम मतलब एम वी। हमारे पास हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। ये हमारे पास संवेग परिवर्तन का सूत्र हो जाएगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे आवेग को निकाल सकते हैं। देखिए हमें m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि u जो है, जो आरंभिक हमारे पास वेग है, उसकी डायरेक्शन आप बताइए क्या होगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बल्लेबाज है और यहाँ पे कोई गेंद है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। तो आप क्या बता सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन है। यस, जो ये मूवमेंट हो रहा है गेंद का उस बल्ले के डायरेक्शन में, वो -x के डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये है तो परिमाण में 12, लेकिन इसको डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी -i। -i हमने क्यों लिखा है, -i इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो -x की दिशा में गेंद जो है वो चल रही है। वहीं अगर हम v की बात करेंगे, अगर हम अंतिम वेग की बात करेंगे, तो आप बताइए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी। मान तो इसका ये बाया रहेगा, लेकिन इस बार जब जो बल्लेबाज है वो गेंद को कुछ इस डायरेक्शन में जो है फेंक रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई, क्योंकि वो डायरेक्शन जो होगी इस बार वो होगी x प्लस x की दिशा में। तो अब आप इसलिए निकाल सकते हैं इसका संवेग परिवर्तन। अब हम इस सूत्र में वैल्यू को रख देते हैं, तो हमने रख दिया है संवेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा इजिली, दैट इज 3.6 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आवेग की मान आ चुका है। तो आवेग की दिशा क्या है, ऑफ कोर्स बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में हमारे पास आवेग यहाँ पे लगता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन का गति का तृतीय नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई पिंड ए है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए है, उस ऑब्जेक्ट ने एक रिएक्शन, इसने एक एक्शन किया है किस पर? बी पर। यानी कि उसने बी पर कुछ बल लगाया है। जब ए ने बी पर बल लगाया तो उसी टाइम बी भी ए पर एक बल लगाएगा। इसी को हम कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो ए जो है वो बी पे क्रिया करेगा, उसके बाद ही, उसके साथ ही, जस्ट उसके साथ ही जो बी होगा वो ए पर प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन हमें कुछ कंडीशन याद रखनी है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे होगी। जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा समान होगी। समान मतलब क्या हुआ? समान मतलब हुआ जितना ए ने बी पर क्रिया करी थी, जितना ए ने बी पर फोर्स लगाया था, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बी भी ए पर लगाएगा। फर्स्ट कंडीशन से ये हो गई। सेकंड कंडीशन होती है विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मान लेते हैं ए ने एक्स डायरेक्शन में अगर बी पर फोर्स लगाया है, तो बी जो होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में ए पर फोर्स लगाएगा। यानी कि जो दिशा होगी बल की लगाने की, वो क्या होगी? वो विपरीत होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसे कहते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम, कि जो प्रत्येक क्रिया होगी उसकी सदैव समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे ही हम कहते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इस नियम से जरूरी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी, जो ये बल होंगे वो सदैव युगलों में पाए जाएंगे। युगलों मतलब होता है पेयर्स में। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही पिंड हमारे पास हो, उसी पिंड पर जो है न्यूटन का गति का तृतीय नियम लग रहा हो, नहीं। इस नियम के लिए हमारे पास पेयर में कोई जो है पिंड होने चाहिए, पेयर में ही हमेशा बल लगेंगे। यानी एक ए पिंड होगा, एक बी पिंड होगा। पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत होता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा बल जो होंगे वो पेयर्स में होंगे। सेकंड बात ये है कि तृतीय नियम में ऐसा कोई कारण प्रभाव का संबंध नहीं होता। यानी कि हमें ये नहीं सोचना है कि जब ए बी पर क्रिया करेगा उसके कुछ टाइम बाद जो है बी ए पर प्रतिक्रिया करेगा। जो ये गति होती है, जो ये घटना होती है, वो जस्ट एक साथ ही होती है, एक ही क्षण पर ये दोनों कार्यरत होते हैं। यानी कि ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण में कार्यरत होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। जो हमने फर्स्ट में बात करी थी वही है कि कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया जब लग रहे होंगे तो किसी एक ही पिंड पर नहीं बल्कि दो भिन्न भिन्न पिंडों पर जो है लगते हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। आप इसमें रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ का फॉलो होता है रॉकेट में। कैसे? जब रॉकेट ऊपर क्यों गया? क्योंकि उस पर जो गैस थी, जब वो गैस बाहर निकली जो, तो उस गैस के बाहर निकलने की वजह से क्या हुआ कि रॉकेट ऊपर की ओर पुश हुआ। लेकिन जब रॉकेट ऊपर की ओर पुश होता है, ऊपर की ओर पुश होने का मतलब क्या? उसमें एक्शन हुआ। और फिर रॉकेट भी नीचे की ओर जमीन पर क्या है, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन करता है अपनी गैस को इंसर्ट करके, अपनी गैस को बाहर निकाल कर। तो जो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसकी रिएक्शन क्या होती है? गैसों का बाहर निकालना, और नीचे की ओर जो है वो गैसें छोड़ता है और प्रतिक्रिया होती है। जो गति होती है वो एक ही क्षण में होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि एक पहले क्रिया हुई उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। ये दोनों ही घटनाएं उसी क्षण पर जो है कार्यरत होते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। जैसे कि हमने देखा इसमें कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं जमीन पर चलने वाला आदमी। आप देख सकते हैं कि जब हम जमीन पर चलते हैं, एक पैर हमारा आगे की ओर जाता है, वही हम जब हम आगे की ओर क्रिया करते हैं उसी समय हमारा जो दूसरा पैर होता है वो जमीन पर भी जो है क्या करता है, एक बल लगाता है। यानी कि जमीन हम पे बल लगाएगी, हम जमीन पे पीछे की ओर बल लगाएंगे। एक पैर हमारा आगे होता है, दूसरा पैर हमारा पीछे होता है। तो ये भी एक क्रिया प्रतिक्रिया हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से ही हम वहाँ पे जमीन पर अच्छे से चल पाते हैं। तो जमीन पर चलना भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ही क्या होता है, उदाहरण होता है। आदमी तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं या आपने स्विमिंग करते हुए किसी को देखा होगा, तो जब वो स्विमिंग करता है तो पीछे की ओर जो है बल लगाता है पानी पर। पानी पर जब पीछे की ओर क्रिया करता है तो जो पानी होगा वो भी उसकी तरफ जो है रिएक्शन करता है, यानी प्रतिक्रिया करता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाता है जल में।
रॉकेट प्रणोदन यानी रॉकेट जब हम देखते हैं, अभी हमने देखा था रॉकेट किस तरह से इस नियम को फॉलो करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप ऐसे ही कुछ अपने डेली लाइफ से भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस नियम का जो है फॉलो होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उदाहरण 4.5 को और हम समझेंगे संवेग संरक्षण को। तब तक के लिए थैंक यू।